अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 25 में। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का मेन टाइटल है सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लेक्चर नंबर 23 और 24 में कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 25 में हम पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे। इस लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 135 से लेकर 140 तक होंगे। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोट्स सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में टॉपिक है उसमें 135 पे है बर्नस्टेन्स थ्योरी, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द स्कूल प्रोसेस, उसके बाद है 137 पे लेबलिंग थ्योरी, 138 है लेबलिंग थ्योरी 2, 139 है प्रोसेसिंग सोशल एजुकेशनल प्रायोरिटीज़ और नंबर 140 है प्लानिंग फॉर एजुकेशनल चेंज। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। 135 है बर्नस्टेन थ्योरी। बर्नस्टेन टॉक अबाउट कोड विच इज़ रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिटरमाइन व्हाट हैपेंस वेयर। बर्नस्टेन ने जो है कोड के बारे में बात की, जो कि एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म था जो डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। आई एम सॉरी। ही टॉक अबाउट टू थिंग। उनकी जो मेन थिंग्स थी उसमें दो चीज़ें जो है वो मेन इंपॉर्टेंस की यहाँ मिले। नंबर 1 करिकुलम और नंबर सेकंड जो है वो पेडागोगी है। पेडागोजी है या पेडागोगी है, ऐसे ये वर्ड है, थोड़ा सा टेक्निकल का, इसको आप देख लीजिएगा। इसका मेन मतलब होता है टीचिंग स्किल, मेथड एंड स्ट्रेटजीज। उसके बाद कोड रेफर टू रेगुलेटिंग प्रिंसिपल विच अंडरलाइंस वेरियस मैसेज सिस्टम स्पेशली करिकुलम एंड पेडागोगी। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट मेक करिकुलम, अदर ग्रुप चेक द करिकुलम। यानी कि करिकुलम बनने के लिए क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का बैठता है, वो एक करिकुलम डिज़ाइन करता है, उसके बाद एक दूसरा ग्रुप बैठता है जो कि उसको जो है जो डिसाइडेड करिकुलम है उसको टेक्स्ट बुक की शॉप में राइट करता है और एंड उसको टेक्स्ट बुक फॉर्म में जो है वो हमारे सामने आ जाता है, एंड देन उसको टीचर जो है वो टीच करता है। करिकुलम डिफाइन व्हाट काउंट एज वैलिड नॉलेज। करिकुलम का जो मेन मकसद होता है वो एक वैलिड नॉलेज निकाल के लाते हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर से, कि एक वैलिड नॉलेज क्या है। वो नॉलेज नॉलेज जो है वो डिफाइन करती है, वैलिड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज इवेल्यूएशन करती है, और काउंट वैलिड रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज वन पार्ट ऑफ टॉथ। यानी कि जो चीज़ आपको स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से वैल्यू क्रिएट कर सकती है, किस तरीके से उन्हें फ्यूचर में सक्सेसफुल बना सकती है, ये सारी चीज़ें एवेल्युएट होती हैं उसके अंदर। बर्नस्टीन वर्क ऑन pedagogic disclosure is concerned with the production, distribution and reproduction of official knowledge, and now how this knowledge related to strictly determine the power relations. What method used to teach the children decided by the teacher। यानी कि बेनस्टेन के मुताबिक ये है कि जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है एंड रिप्रोडक्शन है ऑफिशियल नॉलेज की। ऑफिशियल नॉलेज से मुराद जो टेक्स्ट बुक पे एक पहले एक ग्रुप बैठा जिसने डिसाइड किया कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है और किस क्लास को पढ़ानी है और किस क्लास की हद तक कौन सा करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद एक और ग्रुप बैठा जिसने उसको करिकुलम को रिटर्न किया और उसके बाद टीचर के हवाले किया और टीचर उसको टॉथ करता है। टीचर एक पूरी ट्रेनिंग सिस्टम से गुजरता है जिसकी एक कड़ी है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का कोर्स भी है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद एक ऑफिशियल नॉलेज की शक्ल तैयार कर देती हैं जो स्ट्रक्चरली स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रांसफ़र की जाती हैं। अब इसको पढ़ाने के लिए टीचर कौन सा मेथड डिसाइड करता है, ये टीचर के ऊपर है। इसमें कोई बर्टेन्स के वर्क से हमें ये नहीं मिलता कि इन्होंने कोई स्पेसिफिक मेथड बताया हो जिसके ज़रिए आपने जो है वो बच्चों को पढ़ाना है। द स्कूल रिप्रोडक्टिव व्हाट दे आर आइडियोलॉजिकली कमिटेड टू इरेडिकेटिंग। स्कूल जो हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, स्कूल हमारे यहाँ जो सिस्टम बन गया है, स्कूल जस्ट प्रमोट करते हैं कि आप चीज़ों को याद करें और आगे एग्जाम दे दें, बस इस हद तक रह गया है, लेकिन इनकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जबकि स्किल्स और एजुकेशन और नॉलेज जब भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को रट्टू तोते बना दिया जाता है, बस वो रटते हैं और एग्जाम दे देते हैं और रिजल्ट वगैरह इख्तियार कर लेते हैं और उनको अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। इससे उनका नुकसान क्या होता है कि जब वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं तो आपने देखा है कि हमें ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं कि सीजीपीए तो 4.0 है लेकिन प्रोफेशनली कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी उनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, या तो उनको मौका नहीं मिला या तो खुद से भी उन्होंने कोशिश नहीं की। बस मेन मकसद यही रह गया कि सीजीपी अच्छी आ जाए, उसके अलावा कुछ बने ना बने उससे कोई उनको मकसद नहीं है या उससे उनकी कोई वो नहीं है, उनका कोई हासिल हसूल नहीं था। अंडरस्टैंडिंग द स्कूल प्रोसेस, सोशल क्लास, फिजिकल अपीयरेंस, कंट्राइव स्कोर्स, सिक्योर्स, लैंग्वेज पैटर्न्स एंड स्कूल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। फिजिकल एक टीचर जो है एक अ, ज़हन बना लेता है अपना, जब बच्चा जो है वो निकल के आता है, बच्चे की अपीयरेंस कैसी है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किस क्लास से वो बिलोंग करता है।
आप अगर ये एक बहुत नॉर्मल सी स्किल्स है, इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर किसी शख्स को देखते हैं कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उसके बाल वगैरह कैसे बने हुए हैं, उसने परफ्यूम कौन-सा लगाया हुआ है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस क्लास से बिलॉन्ग करता है। तो टीचर हमारे यहाँ क्या करते हैं कि देख लेते हैं बच्चा किस क्लास से आ रहा है, फिर उनके ज़हन में ये आता है यार इसके पेरेंट्स, अगर ये बच्चा इतने अच्छे तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब है कि पीछे इसके पेरेंट्स पढ़े-लिखे होंगे। तो टीचर क्या करता है, उसको एक स्पेशल अटेंशन दे रहा होता है, सारी चीज़ें कर रहा होता है, और जो बच्चा बेचारा नॉर्मल सा रखता है उसको नहीं दी जा रही होती इतनी तवज्जो। टीचर जो है ये सोचता है। दूसरा, बाज़ स्कूलों में क्या होता है कि टेस्ट रिज़ल्ट दिए जाते हैं, बिफोर एडमिशन टेस्ट लिया जाता है कि 90% अगर टेस्ट में स्कोर किया है तो वो बच्चा ब्राइट है, 70% स्कोर किया तो एवरेज है, 50% अगर किसी बच्चे ने स्कोर किया है तो उसको स्लो कह देते हैं, और उसके बाद वो उसके पेरेंट्स को बता देते हैं कि देखें आपके बच्चे के तो टेस्ट में इतने कम स्कोर आए हैं, हम इसके रिजल्ट की गारंटी नहीं लेते, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको पढ़ाएं, इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करें। तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो पेरेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो टीचर शुरू में ही देख लेते हैं कि स्टूडेंट कितना ब्राइट है और कितना फास्ट है, और उसी बेस पे डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को किस तरीके से लेके चलना है। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या हो रहा होता है कि आप सेक्स बेस के ऊपर जो है ना, मेल और फीमेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं टीचर। अब अगर एक लड़की है वो अगर बोलती है कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो यहाँ तक टीचर ऐसे भी टोंट कर देते हैं कि अगर आप पायलट बन गए तो उसमें बैठेगा कौन। या एक लड़का जो है वो अगर कुक और एक नर्स बनना चाहता है तो उस चीज़ के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आपके मेल नर्स नहीं हो या फीमेल नर्स नहीं हो, या मेल नर्स ज़्यादा हो या फीमेल नर्स नहीं हो, दोनों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इन दोनों में से कोई मौजूद नहीं होगा तो उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ सकते हैं। वी हैव टू स्टॉप लेबलिंग स्टूडेंट। इफ अ चाइल्ड इज स्लो इन डूइंग टास्क एंड नीड मोर टाइम, टीचर मस्ट प्रोवाइड हिम सफिशिएंट टाइम टू परफॉर्म अ टास्क। हाउ डज अ सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। सोशल कंट्रोल हैव द पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ऑफ जनरेटिंग मोर ऑफ द वेरी बिहेवियर इट इज डिजाइन टू इरेडिकेट। सोशल कंट्रोल होना चाहिए। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्या होता है? द पैराडॉक्सिकल इफेक्ट अकर व्हेन अ मेडिकेशन कैसे साइड इफेक्ट इन डायरेक्ट अपोजिशन इट्स इंटेंडेड आउटकम। जैसे कि इस एक मेडिसिन जो होती है उसका कोई साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, इसी तरीके से क्या होता है, जब सोशल कंट्रोल नहीं होता तो ये जो बिहेवियर है, लेबलिंग वाले बिहेवियर हैं, या किसी को जजमेंट करके उसके ऊपर एक इम्पोस्ट कर देना कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, इस तरीके से किसी के बारे में इंप्रेशन क्रिएट करना, इसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, वो बंदा डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। If teacher expects a student to misbehave, then that's why they should be treated as normal expectation in the classroom. Every individual not going to have appropriately. अगर एक टीचर ये चाहता है कि स्टूडेंट जो है उनके साथ मिसबिहेव नहीं करे, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उसको नॉर्मल लेके चलना चाहिए, ना कि किसी को ब्राइट लेबल कर दिया जाए और किसी को जो है वो वीक लेबल कर दिया। इससे टीचर एक कंपटीशन क्रिएट कर रहा है अपनी क्लास के अंदर। इस सिलसिले में फर्स्ट ड्रामेटेशन ऑफ एविल स्टार्ट होता है जब एक बच्चे को उसके ग्रुप से अलग कर दिया जाता है, तो यहीं से जो है वो उल्टी चीज़ों की इब्तिदा शुरू हो जाती है, जिसको यहाँ से एविल के नाम से वो किया गया है। ही नाउ लिव्स इन डिफरेंट वर्ल्ड। जब एक बच्चे को आप उसके ग्रुप से निकाल देते हैं तो वो एक नफरत उसके अंदर पैदा हो जाती है टीचर के खिलाफ। द पर्सन बिकम द थिंग ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग, और उसके बाद जो है वो जो गलत काम होते हैं जो उसको समझ में आते हैं वो करना शुरू कर देता है। सेकंड डेफिनेट इज अ पर्सन हुज लाइफ एंड आइडेंटिटी आर ऑर्गेनाइज अराउंड फैक्ट ऑफ डिवियंस। ए टीचर हु यूज लेबर सच एज ब्राइट और स्लो। एक उसका एक ज़हन बन जाता है कि मैं ना वो अपना होमवर्क करता है, ना वो एजुकेशन में इंटरेस्ट लेता है। एक इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर स्टूडेंट चले जाता है कि भई मैं तो स्लो हूँ, मैं तो काम कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों करूँ? जब टीचर मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा और मैं जब इस स्लो हूँ, तो उसका एक ज़हन बन जाता है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वजूहात यही हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि टीचर उनको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, इतना वो करते हैं कि वो जो है वो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। Leveling theory school achievement is not simply a matter of child native ability but involves directly and inextricably the teacher as well. अगर एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो इसका नुकसान जो है या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की एबिलिटी नहीं है कि वो पढ़ने में कमज़ोर है, इसके साथ साथ टीचर के ऊपर भी उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी आयद होती है। नेटिव एबिलिटी क्या होता है ना? नेटिव एबिलिटी इज अ करेक्टरिस्टिक वन दैट अ पर्सन और थिंग हैज नेचुरली एंड इज अ पार्ट ऑफ देयर बेसिक करेक्टर। यानी एक हो सकता है एक नेचुरली एक बच्चा कमज़ोर हो, उसके करेक्टर का हिस्सा हो, वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है वहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और आगे से टीचर भी उसको डिमोरलाइज कर लेता है, तो ऐसा बच्चा नहीं पढ़ पाता। रेस एंड एथेंसिटी आर पावरफुल फैक्टर इन जनरेटिंग टीचर एक्सपेक्टेशन। यानी कि एक बच्चा किस तरीके की किस ज़ात से आ रहा है, किस माहौल से आ रहा है,
उसकी सोशल क्लास क्या है, किस क्लास से बिलोंग करता है, ये भी बड़ी चीज़ें जो हैं वो टीचर के ऊपर जो है ना एक्सपेक्टेशन करती हैं। या टीचर ऐसा कर लेते हैं कि एक बंदे की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बनाते हैं, टीचर बोलते हैं कि भाई गर्ल्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं बॉयज़ के मुकाबले में। और ऐसा है भी, हमारे मैट्रिक रिजल्ट या इंटर के रिजल्ट जो उसमें देखें आप, फीमेल जो है वो डोमिनेंट पोजीशंस पे होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉयज़ जो हैं वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या ऐसा कुछ नहीं कर पाते। गर्ल्स अपनी जगह बेहतर हैं, बॉयज़ अपनी जगह बेहतर हैं। बॉयज़ हो सकता है घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, दूसरे मामलात हैं, उस वजह से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, या कुछ फीमेल्स अगर अच्छा परफ़ॉर्म कर पा रही हैं, तो उनके पास इतना टाइम है, वो इंटरेस्ट दे सकती हैं और उन चीज़ों को पढ़ रही होती हैं। तो टीचर को चाहिए इसके लिए से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। अगर गर्ल्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, तो वेल एंड गुड, और बॉयज़ को प्रमोट करें कि आप अच्छा करें। एक हेल्दी कंपटीशन टीचर को क्रिएट करना चाहिए क्लासरूम के अंदर, ना कि उनको डिमोरलाइज़ करें। Expectation teachers should hold for a student that can be generated as early as the first few days of school and then remain stable for them. टीचर जो है वो कुछ दिनों, अगर एक टीचर नया-नया आया तो वो कुछ दिनों के अंदर-अंदर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में अपनी एक एक्सपेक्टेशन बना लेता है और उसी हिसाब से वो चल रहा होता है और उसी को वो परमानेंट बेसिस पे लेके चल रहा होता है। सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी टीचर के अंदर जो है ये चीज़ आ जाती है। एक सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी क्या होता है? एक फिजिकल आउटकम होता है एक सिचुएशन का, कि आपने अपनी थिंकिंग बना ली है कि ये बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, अब ये नेगेटिव थिंकिंग है तो आप उसको पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, और आपने एक बच्चे के लिए थिंकिंग बनाई हुई है कि ये बहुत अच्छा पढ़ सकता है, तो अगर वो कुछ नेगेटिव कर रहा है तो भी आप पॉजिटिवली उसको जाके ज़्यादा मेहनत करेंगे, ना कि आप उस बच्चे पे मेहनत करें जो कि कमज़ोर है। The higher one social status, the less willingness to diagnose the same behavioral traits. और टीचर एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक डेवलप कर लेते हैं कि एक बच्चा अगर एक अच्छे सोशल स्टेटस से आ रहा है और उसको जो है वो टीचर का फेवरेट है, अगर वो बदतमीजी करता है तो उसको उस तरीके से पनिश नहीं किया जाता है जैसे कि उस बच्चे को, एज़ कम्पेयर टू जो कि उनको पसंद नहीं है और जो वीक है उसको मारा भी जाता है, और क्या होता है एट द एंड वो जो है वो पढ़ाई छोड़ देता है। प्रोसेसिंग सोशल एजुकेशन प्रायोरिटीज़, व्हाट शुड बी स्कूल प्रायोरिटी। एक स्कूल की प्रायोरिटी जो है ना वो क्या, स्कूल की प्रायोरिटी होनी चाहिए एजुकेशन फॉर ऑल, चाइल्ड सेंटर, एक्टिविटी सेंटर और एक्सपीरियंस सेंटर पढ़ाई होनी चाहिए। फोकस ऑन अकेडमी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब टीचर क्या करते हैं, ये स्कूल सब, बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं वो एडमिशन ही स्मार्ट स्टूडेंट्स को देते हैं। वो एक एडमिशन टेस्ट उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ होता है कि वो जो है अपने इंटेलिजेंट और स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं, उसके बाद वो एडमिशन ही नहीं देते हैं। यानी कि वो अगर एडमिशन टेस्ट लेते हैं, उसमें अगर स्टूडेंट का 90% रिजल्ट आया तो उसको एडमिशन देंगे, 80% 70% पे एडमिशन ही नहीं देते। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, अच्छी क्लास के स्टूडेंट आ रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा फीस होती है, प्रॉफिट में बिजनेस चल रहा होता है, तो वो स्टूडेंट को एडमिशन ही नहीं देते। जब आप स्टूडेंट को, थोड़े वीक स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देंगे ही नहीं, और उन पर तो स्मार्ट स्टूडेंट आपके पास आएंगे, उन पर टीचर्स को भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और किसी को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो अच्छे रिजल्ट बन रहे होते हैं, और पास औकात बाकी सारे लोग समझ रहे होते हैं कि यार ये स्कूल तो बहुत अच्छा है। मज़ा जब है, एक्टिविटी जब है, स्कूल की परफॉर्मेंस जब है, जब वो वीक स्टूडेंट को लें और उनको स्मार्ट बना के अपने स्कूल से निकालें, तो ये समझ में आता है कि ये बात ठीक है। करिकुलम टू चैलेंज स्मार्ट स्टूडेंट। करिकुलम ऐसा बनना चाहिए जो कि स्मार्ट स्टूडेंट को भी चैलेंज करे, जैसे कि पजल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग एजुकेशनल मूवीज़ होनी चाहिए, इस तरीके की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए करिकुलम की। जो बेचारे बच्चे फोकस ऑन डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट, डिसएडवांटेजेड स्टूडेंट से यहाँ पे मुराद ये है वीक और स्लो चाइल्ड, जो कि डायलेक्सिया, डिसलेक्सिया जैसी या एएचडीएच जैसी बीमारियों से वो लड़ रहे हों और उस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हों। डायलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर एंड वर्ड्स। डायलेक्सिया एक बीमारी का नाम है डिसलेक्सिया, जिसमें जो है वो बच्चों को साउंड आइडेंटिफाई करने में और वर्ड्स को पढ़ने में जो है वो बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है, इसलिए इन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टॉपिक नंबर 140 है प्लानिंग फॉर एजुकेशनल चेंज। व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन, शुड एम ऑफ एजुकेशन भी चेंजेबल, कि एजुकेशन का मेन मकसद क्या है, क्या ये मकसद चेंज होता रहता है वक्त के साथ? येस इट शुड बी चेंज बिकॉज एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड मूव वी मस्ट हैव द सेम एम इन एजुकेशन हाउ वी हैव मूव फ्रॉम पेपर पेंसिल कल्चर टू अ पेपर क्लासरूम कल्चर। एजुकेशन का मेन मकसद जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होना चाहिए। किस वजह से चेंज होना चाहिए? जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पेपर पेंसिल को रिप्लेस कर दिया है अब पेपरलेस क्लासरूम से, लोगों के हाथ में टैब्स आ गए हैं, चाइना जापान ये टैब्स के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप्स के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं ये। यूनिवर्सिटीज़ देयर आर पीपल विद स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, अब स्मार्टफोन और लैपटॉप के ऊपर जो है वो स्टूडेंट लर्निंग करते हैं। स्कूल शुड प्रिपेयर एजुकेशन दैट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ नॉट स्टैटिक। अब स्कूल्स को ऐसा भी नहीं चाहिए कि वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दें कि वो दुनिया से अलग ही चल रहे हों। जैसे हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारा जो सिलेबस है, आज भी हम अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई ये कीबोर्ड होता है, इस पे बटन होते हैं, ये माउस होता है और ये मॉनिटर होता है। ये हम इस तरीके की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हालाँकि दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है। हमें जो है वो दुनिया ऐसा एजुकेशन देना है कि हमारे बच्चे जो है वो दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें, दुनिया की जो स्किल्स हैं उनके मुताबिक चल सके। क्रिएटिंग रेलेवेंट करिकुलम फॉर चेंजिंग वर्ल्ड।
दुनिया को चेंज करने के लिए जो रेलेवेंट करिकुलम है उसके ऊपर काम करना चाहिए। करिकुलम है सोसाइटी, द करिकुलम शुड कंसिडर द वर्ल्ड टुडे। करिकुलम जो है आजकल की दुनिया में जो सारी चीज़ें चल रही हैं वैसे करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए। लेकिन करिकुलम बनाते हुए इस बात को खास तौर पे ध्यान रखें कि जो हमारी आइडियोलॉजिकल करिकुलम है उसको ना भूल जाएं। हमारा जैसे हमारा हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो हमें अल्लाह पाक पर यकीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीमात देनी है, और हमें ना सिर्फ इस तरीके का करिकुलम डिज़ाइन करना है जिससे दुनिया में कामयाबी हासिल कर सके, बल्कि दुनिया के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी कामयाबी हासिल कर सके। ये चीज़ें इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो हमें मेन स्ट्रीम पे लेके चलनी है अपनी करिकुलम में। इसको मेन करिकुलम में इसको हासिल कर इसको डालना है। साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमने कोशिश करनी है कि हमारी रिफ्लेक्शन जो है वो अल्लाह पाक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाए। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सॉरी, इसमें थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हो गई कैमरे की वजह से और मेरे थोड़ा माइक्रोफ़ोन की वजह से। तो अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह हैं, कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हैंडआउट्स जो हाइलाइटेड नोट्स हैं सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएँगे। और दूसरा, फाइनल टर्म आने वाले हैं, उसके लिए हम एमसीक्यूज़ की फ़ाइल और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट फाइल्स डालेंगे तो आप तक नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और आप उसको देख के एग्ज़ाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।